नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उन सारी बातों की जिनकी आज चर्चा हो रही है, उसी क्रम में चर्चा हो रही है। जिस तरीके से देखिए पिछले कुछ दिनों में मैंने एक बात कही थी कि कुछ विषय नए आते हैं जो कि चर्चा के होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि उनमें क्रमशः कुछ ऐसे आयाम जुड़ते चले जाते हैं कि वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। तो ऐसा ही एक विषय है, एक बड़ा विषय है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा विषय है, जिसने कि विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ को एक तरीके से चिन्हांकित करने का काम किया। ठीक है, बहुत अच्छे रूप में तो नहीं, लेकिन ये ऐसा विषय था जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी और हम देख रहे हैं कि सालों से इसकी चर्चा हो रही है। पहला विषय है ये है कि महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इंटरपोल के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सौरभ चंद्राकर दुबई में बैठा हुआ था, जहां से कि वो महादेव सट्टा ऐप का संचालन किया करता था। रवि उप्पल समेत और भी कुछ नाम हैं जो उनके सहयोगी उसके हुए करते थे। अभी ये सूचना है कि जब इंटरपोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तारी ऐसे हुई है कि सीबीआई और ईडी प्रवर्तन निदेशालय लगातार जानकारियां दे रहे थे, उसके बारे में डिटेल साझा कर रहे थे इंटरपोल के साथ। और इंटरपोल ने ये कार्रवाई की है, ये पूरी कार्रवाई की है दुबई में। जो उनकी दुबई पुलिस है और जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय भी जो बल है, उसके साथ मिलकर, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर दुबई पुलिस ने भी उनका साथ दिया है इंटरपोल का। तो अब सौरभ चंद्राकर इंटरपोल की गिरफ्त में है, जिसे भारत लाए जाने की अब कार्रवाई तेज कर दी गई है, प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और इसके लिए विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क बनाए हुए है। और ये देखिए अब इसमें कुछ नए ऐसे भी विषय जुड़ते जा रहे हैं। जैसा कि इंटरपोल ने जब गिरफ्तार किया तो इसके बाद इसकी पूरी सूचना भारतीय विदेश मंत्रालय को दी गई। अब जब प्रवर्तन निदेशालय की वो ये सूचना मिल रही है, सीबीआई की जो सूचना है, उस आधार पर ये जो सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। अब उसमें एक बड़ी समस्या इस प्रकार से आती है कि जो भी दस्तावेज भारत में तैयार किए गए थे वो अंग्रेजी और हिंदी में थे वो दस्तावेज, लेकिन यूएई की जो भाषा है वो अरबी है। तो प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए, ये एक चुनौती थी। हालांकि कोई ऐसी चुनौती नहीं थी, ये तो एक ऐसा रणनीतिक विषय निर्णय था, रणनीतिक निर्णय था कि प्रक्रिया तेज रहे। इसलिए क्या किया गया कि प्रवर्तन से संबंधित जितने भी दस्तावेज होते हैं, प्रत्यावर्तन से संबंधित जितने दस्तावेज होते हैं, उन्हें अरबी भाषा में तैयार किया गया और उसे दुबई भेज दिया गया है उन संबंधित विभागों को और दुबई के उन संस्थानों को जहां से कि प्रत्यार्पण की ये पूरी प्रक्रिया होनी है। और इसके साथ ही साथ इंटरपोल ने इस पूरे मामले में अपनी सक्रियता और बढ़ा दी थी। देखिए, जब इस पूरे विषय में बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, महादेव सट्टा ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर है, उनके और भी साथी बताए जा रहे हैं, रवि उप्पल है, और भी जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग हैं जो कि उसके साथ जुड़े हुए थे। और इसमें ही शुभम सोनी का भी नाम आता है, और भी बहुत से नाम हैं जिनकी लगातार तलाश थी। भारतीय एजेंसियों को, भारतीय पुलिस को भी लगातार उसकी तलाश थी। और अब जब ये इस पूरे मामले में वहाँ पर जो प्रक्रिया कार्रवाई है वो तेज हो जाती है जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के बाद ये पूरी प्रक्रिया तेज हो जाती है। एक तरीके से इंटरपोल को ये अधिकार मिल जाता है कि वहाँ पहुँचे। हालांकि वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, दुबई की सरकार ने इसमें बड़ा सहयोग किया है। अब प्रत्यार्पण की बात चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही सौरभ चंद्राकर का प्रत्यार्पण हो जाएगा। अब चूंकि विषय छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है तो छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो आनी शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री ओपी चंद्राकर ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उसके पहले भूपेश बघेल ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है पहले मैं आपको सुना देता हूं, वही शब्दशः सुनाता हूं जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देर आयद दुरुस्त आयद, हालांकि मामला अभी भी अधूरा है। मीडिया से पता चला है कि महादेव सट्टा ऐप के संचालकों में से एक सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है, ये कहा है भूपेश बघेल ने, और उसे भारत लाया जाएगा। तो रवि उप्पल कब पकड़ा जाएगा, शुभम सोनी का क्या
जो अपने आप को महादेव सट्टा ऐप का असली मालिक बताता है। हमारी सरकार ने ही महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई शुरू की थी। हमने ही महादेव सट्टा ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से हटवाया था। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। मतलब इस पर प्रतिक्रिया है, ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है। लेकिन उसके बाद ओपी चंद्राकर जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, युवा नेता हैं, उनका बयान आता है। वो ये कहते हैं, एक तरीके से समझिए कि वो इसका जवाब देते हैं या फिर एक तरीके से अपनी बात कहते हैं कि कोई भी दोषी हो, कैसा भी दोषी हो, बख्शा नहीं जाएगा। वो कहीं भी बैठा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कितनी भी पहुंच रखता हो, कितने भी राजनीति के सिंडिकेट्स, ब्यूरोक्रेट के सिंडिकेट्स और भी जितने प्रकार के हो सकते हैं सिंडिकेट्स, उनसे वो भले ही कितना भी बड़ा नेक्सस तैयार करके अपना काम कर रहा हो, कितना भी अपने आप को सुरक्षित समझ रहा हो, वो बच नहीं सकता, चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, जितना भी शातिर हो। और ये कहा है यह नया दौर है, यहाँ पर कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये नया दौर है, एक तरीके से बताया है कि सरकार, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, वो कैसे काम कर रही है प्रदेश में भी और देश में भी। तो ये एक बड़ा विषय है। जूस बेचने से लेकर महादेव सट्टा ऐप के जरिए सट्टेबाजी करने वाला जो बेनाम खाते हैं वो खोलकर, कुल मिलाकर एक जो आप समझ लीजिए कि एक ऐसा नेक्सस तैयार किया था सौरभ चंद्राकर ने, उसके साथियों ने, जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, पुलिस, बहुत से लोग शामिल थे, बहुत शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं ऐसा कहा जाता है। अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती है, अलग अलग जो बातें होती हैं, मीडिया में जो बातें आती हैं अलग अलग सोर्स से, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। तो जूस के बाद सट्टा ऐप और उसके बाद करोड़ों अरबों का व्यापार, सट्टे का व्यापार करने वाला सौरभ चंद्राकर इंटरपोल की पकड़ में है, इंटरपोल की गिरफ्त में है। और माना जा रहा है कि सप्ताह भर के भीतर, 7 दिन के भीतर सौरभ चंद्राकर को भारत लाया जा सकता है। पहले भारत लाया जाएगा, उसके बाद रायपुर लाया जाएगा और यहाँ पर फिर जो जितने भी केस दर्ज हैं, जो भी पूछताछ होनी है, वो सब यहाँ पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है जिसकी लगातार चर्चा बनी हुई है, खासकर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ा मामला है। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है और भिलाई का रहने वाला है, जैसा कि बताया जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स में। चलिए अगली बात एक कर लेते हैं। बड़ी बात यह है, मैंने कहा जैसा क्रमशः कुछ आयाम जुड़ते जाते हैं, कुछ बातें जुड़ती जाती हैं, तो विषय लगातार चर्चा में बना रहता है। अब यह विषय है जब रतन टाटा नहीं रहे, जब उनका कल देहावसान हुआ परसों की रात, फिर कल दिन भर वो लगातार चर्चा में बने रहे, तरह तरह की उनकी बातें सामने आती रहीं, उनके जीवन के अलग अलग आयामों पर, अलग अलग उनकी क्षमताओं पर, उनके अलग अलग प्रकार के हौसलों पर, हुनर पर कल दिन भर चर्चा हुई, बातें हुई, श्रद्धांजलियाँ दी गई उन्हें। अब तब ये बात उठ रही थी, बड़ी बात थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, मतलब रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा, वो व्यक्ति कौन है। तो अब ये संशय दूर हो चुका है। नोएल टाटा हैं, वो टाटा ट्रस्ट के अब चेयरमैन होंगे। इस पर ट्रस्ट की बोर्ड में हुई जो मीटिंग थी, संक्षिप्त मीटिंग थी, उस पर मुहर लगा दी गई है। अब इसमें बड़ा विषय ये था कि टाटा के बाद नोएल टाटा को क्यों चुना गया। एक तो वो पारसी समुदाय से हैं और एक भावनात्मक जो बात होती है वो ये है कि पारसी समुदाय से हैं और ये माना जा रहा था, पारसियों की चूँकि वो पसंद थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं टाटा ट्रस्ट से, टाटा से, तो ये माना जा रहा था कि ऐसा व्यक्ति वहाँ पर हो जो कि परिवार से हो और जो टाटा नाम के बाद लिखता हो, नाम के साथ टाटा लिखता हो। ठीक है, ये एक विषय था, ये भावनात्मक विषय हो सकता है, लेकिन यही विषय नहीं है। जो नोएल टाटा हैं वो बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार हैं। उनका कहा जाए कि एक अर्थतंत्र जो है बड़ा चातुर्यपूर्ण है, कौशलपूर्ण है और वो आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जो रणनीति बनाते हैं उस पर सभी पहले भी चर्चा करते थे और उनका लोहा भी माना करते थे, क्योंकि वो टाटा जो ग्रुप के का एक ट्रेंट कहा जाता है, उसे ट्रेंट, टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है ट्रेंट के, वो चेयरमैन थे कई वर्षों से। और इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से रणनीति बनाई और जो भी उन्होंने काम किया, देखिए ट्रेंट जो है उसके अंतर्गत ही
दो ऐसी बड़ी कंपनियां आती हैं जिसका संचालन होता है, जूडियो और वेस्ट साइड। इनका संचालन यही करती है, इनकी ऑनर यही है ट्रेंट। और ये उनकी कुशलता का प्रमाण है कि लगभग 10 वर्षों के अंतराल में उन्होंने ट्रेंट का जो व्यापार है वो करीब 6 से 7 हजार गुना बढ़ा दिया था। ये उनकी रणनीति का कौशल था। तो साथ ही साथ ये भी एक विषय था। और अगले ही दिन ये मीटिंग हुई, मतलब आप समझिए कि कल उनका अंतिम संस्कार होता है रतन टाटा का, और उसके बाद ही तुरंत ये मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद उनका उत्तराधिकारी चुन लिया जाता है, क्योंकि ये उनके ही एक कथन का, उनके ही एक दर्शन का हिस्सा है जो रतन टाटा हमेशा कहा करते थे, जो कि राज कपूर की एक हम फिल्म में भी देखते हैं, पिक्चर में भी देखते हैं, मेरा नाम जोकर में, कि गेम मस्ट गो ऑन, प्ले मस्ट गो ऑन। यही बात रतन टाटा भी कहा करते थे कि सब कुछ जो है वो चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वैसी उनका ही जो ये दर्शन था, उनकी जो बातें थी, उनकी ये जो सीख थी, उस पर ही काम करते हुए कंपनी ने अगले ही दिन अपना नया चेयरमैन चुन लिया। जैसा मैंने बताया, जो अगले चेयरमैन होंगे वो नोएल टाटा होंगे। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, और उन्हें इस टाटा जो संस्थान है, टाटा ग्रुप है, वो उससे 40 वर्षों से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो उनके पक्ष में जाती हैं, और ये सारी कौशल, ये सारी जो सकारात्मक बातें जो उनके साथ थी, यही थी वजह कि उन्हें चेयरमैन बनाया गया टाटा ट्रस्ट का। अब अगला विषय हम ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर में बात बड़ी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बची है, लेकिन एनसी ने जो रणनीति अपनाई है वहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसकी चर्चा हो रही है। उसकी किस तरीके से चर्चा हो रही है, किस प्रकार चर्चा हो रही है, वो यह कि एनसी वहाँ पर स्पष्ट बहुमत नहीं पा सकी है। मतलब स्पष्ट बहुमत तो छोड़िए, कहिए कि वो जो जादुई आंकड़ा है उससे भी आगे नहीं पहुँच सकी है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। 42 सीटें हैं एनसी के पास, और 46 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए अपने बूते पर, अपने दम पर, लेकिन 42 सीट है एनसी के पास। ऐसे में उसे समर्थन चाहिए। अब यहाँ पर कुछ समीकरण बनते हैं। एक यह समीकरण है कि वो कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनके साथ ही है वो, क्योंकि वो गठबंधन का हिस्सा है। तो इस तरह वो खुद अपने आप 42 और 6 48 हो जाते हैं इस रूप में, गठबंधन के रूप में। लेकिन अब जो उमर अब्दुल्ला हैं, इससे आगे निकल कर वो और भी कुछ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मतलब कुछ ऐसी भी आशंकाएं हैं कि मान लीजिए आने वाले दिनों में कांग्रेस समर्थन वापस ले लेती है, तब ऐसे में सरकार गिर जाएगी। मतलब अगर 6 विधायक हट जाते हैं कांग्रेस के, ऐसे में सरकार गिर जाएगी। हालांकि ये गठबंधन प्रीपोनेंस है, लेकिन गठबंधन की राजनीति हम देखते आए हैं, वर्षों से हम देख रहे हैं, दशकों से देख रहे हैं। गठबंधन की राजनीति का कोई वैसा पुख्ता भविष्य नहीं होता कि वो कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। दबाव की एक बड़ी स्थिति बनी रहती है वहाँ पर, भले ही आपको समर्थन देने वाला व्यक्ति कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन चूंकि उसके समर्थन के भरोसे ही सरकार चल रही है, इसलिए ये माना जाता है कि ये दबाव बना रहेगा। तो इसे लेकर काम करना शुरू किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जैसा मैंने कहा, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस समर्थन वापस लेती है, तब क्या किया जाए। इसलिए जो 4 निर्दलीय विधायक हैं उन्हें भी साधा गया है। मतलब अगर 42 के बाद, 42 के बाद वो 4 विधायक भी आ जाते हैं, तो वो भी आंकड़ा 46 हो जाता है। मतलब वो कम से कम आंकड़ा आ जाता है जिससे कि आप सरकार में रह सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। तो ये 2 स्थितियां बनाकर रखी हैं। एक स्थिति कि अगर कांग्रेस अलग हो जाती है, तब भी 4 निर्दलीय विधायक रहेंगे, 42 4 46 आपके पास हैं। और अगर ये निर्दलीय विधायक छिटकते हैं, तब भी आपके पास 42 से 48 हैं। इसके साथ ही साथ जो सूचना है, जो बताया हमारे पास जो रिपोर्ट्स में है, कि आम आदमी पार्टी ने भी एनसी को समर्थन देने की घोषणा की है। मतलब आम आदमी पार्टी भी, उनका एक ही विधायक है तो उन्होंने भी समर्थन देने की घोषणा की है। तो इस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो ऐसी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं कि किसी भी स्थिति में सरकार को बचाकर रखा जाए। मतलब अधिक से अधिक लोगों को अभी अपने पाले में रखा जाए, ताकि सरकार स्थिरता के साथ
पूरे कार्यकाल तक अपना काम कर सके। तो ये कुछ विषय थे चर्चा में जिसकी आज मैं बात कर रहा था। किन्हीं मुद्दों पर फिर मिलेंगे जो कि लगातार चर्चा में बने हुए हैं, जिस विषय पर लगातार बातें हो रही हैं। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।